नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिंह विजेंद्र असिस्टेंट प्रोफेसर पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो राजस्थान सरकार द्वारा सत्र 2020-21 में राजस्थान के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शुरू किया गया एक गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम है जिसका नाम है आनंदम एंड एक्सरसाइज इन ट्रस्टीशिप। साथियों, ये पाठ्यक्रम जॉय ऑफ गिविंग यानी देने या साझा करने की खुशी के सिद्धांत पर आधारित है। आज के इस वीडियो में हम आनंदम के उद्देश्य, आनंदम की कोर्स कैटेगरी, उसका सिलेबस, कोर्स फीस, जैसा कि हमने बताया कि एक गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम है तो इसमें विद्यार्थियों की क्या क्या गतिविधियां होंगी वो महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर स्टाफ सदस्यों द्वारा की जाने वाली गतिविधियां कौन कौन सी होगी, वो आनंदम दिवस और आनंदम की मूल्यांकन पद्धति क्या है आदि विषयों की विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम आनंदम कार्यक्रम के उद्देश्य की बात करते हैं कि इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है जो इसे राजस्थान के समस्त विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सत्र 2020-21 में शुरू किया गया। तो यदि हम कार्यक्रम के उद्देश्य की बात करें तो कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो युवा विद्यार्थियों में जॉय ऑफ गिविंग यानी देने और साझा करने की जो खुशी है उसकी भावनाओं को विकसित करना है ताकि हम उनको एक जिम्मेदार नागरिक बना करके एक बेहतर समाज और एक बेहतर देश का निर्माण कर सकें। इस पाठ्यक्रम के द्वारा छात्र जो भी दैनिक गतिविधियां करेंगे या क्रियाकलाप करेंगे उनके द्वारा उनमें सेवा की भावना विकसित करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। इस पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों को समाज से जुड़कर संवाद करने, समाज की क्या क्या समस्याएं हैं उनको समझने और उनको सुलझाने के लिए ये कार्यक्रम जो है छात्रों को प्रोत्साहित करेगा। इस पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों में अपनी रचनात्मकता और संवेदनशीलता को प्रकट करने का सुअवसर मिलेगा। जैसा कि हमने बताया कि यह कार्यक्रम जॉय ऑफ गिविंग यानी देने या साझा करने की खुशी के सिद्धांत पर काम करता है। तो इससे न केवल छात्रों का व्यक्तिगत, सामाजिक, नैतिक और शैक्षणिक और यहाँ तक कि सर्वांगीण विकास होगा बल्कि उनमें नेतृत्व यानी लीडरशिप के गुण भी विकसित होंगे जो उनकी कैरियर की जो संभावनाएं हैं उनको प्रबल करेंगे। यह पाठ्यक्रम जो है छात्रों में सामाजिक सौहार्दता, प्रसन्नता और सकारात्मकता के संस्कारों को पुनः स्थापित करने की दिशा में एक प्रयास है। इस पाठ्यक्रम का जो उद्देश्य है वो विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुण विकसित करना है जिससे एक स्वस्थ एवं प्रसन्न मानसिकता का समाज विकसित किया जा सके। यदि हम आनंदम की कोर्स कैटेगरी की यदि हम बात करें तो साथियों यह विषय जो पूर्णतया अनिवार्य विषय है यानी एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। विद्यार्थी इसमें मना नहीं कर सकता कि मुझे नहीं लेना। ये एक कंपलसरी सब्जेक्ट है जो सभी के लिए लागू होगा और इसमें जो प्राप्त अंक हैं या ग्रेड जो भी विद्यार्थियों को मिली है उसको जो अंक विद्यार्थी की अंकों की कुल प्रतिशत की गणना है जब की जाएगी तो उसमें अंक ये जोड़े जाएंगे। यानी जो भी वो इस आनंदम कोर्स में अंक प्राप्त करेगा उसको विद्यार्थी की कुल प्रतिशत का निर्धारण करने के लिए जोड़ा जाएगा यानी अंकों को मार्कशीट में दर्शाया जाएगा और उसका जो पूर्ण वेटेज दिया जाएगा। अभी ये जो पाठ्यक्रम है चालू जो वर्तमान सत्र है यानी सत्र 2020-21 है उसमें केवल स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर पूर्वार्ध पीजी प्रीवियस की कक्षाओं के लिए लागू किया गया है। हो सकता है अगले सत्र में यानी 2021-22 में यह जो पाठ्यक्रम है अगली कक्षाएं जैसे स्नातक द्वितीय वर्ष हो गया, स्नातक तृतीय वर्ष हो गया या पीजी उत्तरार्ध हो गया तो उसमें भी लागू किया जा सकता है। जैसा कि हमने बताया कि यह पाठ्यक्रम जो है चालू सत्र में स्नातक प्रथम वर्ष और पीजी पूर्वार्ध के विद्यार्थियों के लिए है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि इस पाठ्यक्रम में स्नातक द्वितीय और तृतीय वर्ष के और पीजी उत्तरार्ध के विद्यार्थी भाग नहीं ले सकते। वे विद्यार्थी भी स्वेच्छा से इस पाठ्यक्रम में हिस्सा लेकर के सामाजिक हित के कार्यों में योगदान यदि देना चाहते हैं तो वो भी इस पाठ्यक्रम में भाग ले सकते हैं।
वो जो भी एक्टिविटी करेंगे, जो भी गतिविधियां करेंगे, उनके लिए उनको एक प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया जाएगा जो उनकी कैरियर की जो संभावनाएं हैं उनको सुदृढ़ करेगा। यदि हम आनंदम के सिलेबस की यदि बात करें तो आनंदम का जो सिलेबस है, वो संपूर्ण जो सिलेबस है वो छात्र द्वारा व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर किए गए अच्छे कार्य हैं। यानी छात्र व्यक्तिगत तौर पे या फिर ग्रुप में जो एक्टिविटी करता है उसके द्वारा जो भी अच्छे कार्य किए जाते हैं वो ही इस आनंदम का सिलेबस है। यदि हम अधिकतम अंक, मैक्सिमम मार्क्स की यदि बात करें तो ये 100 अंकों का पेपर होगा। इसकी कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, बल्कि इसका जो मूल्यांकन है वो व्यक्तिगत गतिविधियां जो छात्रों ने की है या समूह जो प्रोजेक्ट पे यदि वो जो काम कर रहे हैं उसके आधार पे इसका मूल्यांकन किया जाएगा। और इसमें जो भी अंक प्राप्त किए जाएंगे विद्यार्थी के द्वारा या जो भी ग्रेड प्राप्त की जाएगी उसको विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार अंक तालिका में जोड़ा जाएगा और उसी से विद्यार्थी की कुल प्रतिशत का निर्धारण किया जाएगा। इसकी खास बात यह है कि आनंदम में किसी भी विद्यार्थी को उसके कार्य के लिए अनुत्तीर्ण यानी फेल नहीं किया जाएगा। और जो कॉलेज का जो दैनिक टाइम टेबल है उसमें आनंदम विषय का एक 30 मिनट का कालांश यानी 30 मिनट का पीरियड प्रतिदिन के हिसाब से निर्धारित किया गया है। यदि हम कोर्स फीस की यदि हम बात करें तो महाविद्यालय स्तर पर आनंदम का कोई भी शुल्क नहीं है। जैसा कि ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो जो भी विश्वविद्यालय के नियमानुसार जो भी प्रायोगिक शुल्क है वो इस पर लागू किया जाएगा और वो विद्यार्थी को देना होगा। अब हम गतिविधियों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम में क्या क्या गतिविधियां परफॉर्म करनी है। तो जो प्रत्येक विद्यार्थी होगा उसको 2 तरह की गतिविधियां करनी होगी। एक इंडिविजुअल एक्टिविटी यानी व्यक्तिगत गतिविधि और एक ग्रुप एक्टिविटी यानी समूह गतिविधि। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्यक्तिगत गतिविधियों में विद्यार्थियों को क्या क्या करना होगा। तो व्यक्तिगत गतिविधि का मतलब है विद्यार्थी द्वारा प्रतिदिन किसी समाज हित या किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा कार्य करना। यानी विद्यार्थी को रोजाना कम से कम एक व्यक्तिगत सेवा का कोई भी कार्य करना होगा। यानी व्यक्तिगत कोई भी सेवा का एक अच्छा कार्य विद्यार्थी को प्रतिदिन करना होगा। और जो भी व्यक्तिगत अच्छा कार्य विद्यार्थी करेगा उसको क्या करना होगा, प्रत्येक विद्यार्थी को एक दैनिक डायरी, एक व्यक्तिगत डायरी हो सकती है या फिर एक डेडिकेटेड रजिस्टर हो सकता है, वो बना के रखना होगा। और जो भी वो रोजाना अच्छा कार्य कर रहा है उसको उस डायरी में वो प्रतिदिन रिकॉर्ड करेगा। ठीक है। और वो जो दैनिक डायरी होगी उसको जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगा उसके साथ में मेंटर के पास वो जमा कराएगा। जैसा कि हमने बताया कि ये पाठ्यक्रम जो है अभी स्नातक प्रथम वर्ष और पीजी पूर्वार्ध में शुरू किया गया है। तो जो द्वितीय और तृतीय वर्ष के विद्यार्थी हैं या फिर पीजी उत्तरार्ध के जो विद्यार्थी हैं वो भी प्रतिदिन जो भी अच्छा कार्य करते हैं उनको भी वो डायरी में नोट कर सकते हैं। और वो स्वेच्छा से जो भी ग्रुप प्रोजेक्ट चल रहा है, सामूहिक गतिविधियां जो चल रही है उसमें वो स्वेच्छा से कार्य कर सकते हैं। और इसके लिए उनको एक प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जैसे कि हमने बताया कि वो उनकी जो रोजगार की संभावनाएं हैं उनको वो सुदृढ़ करेगा। अब जो स्वयं पाठी विद्यार्थी होते हैं, नॉन कॉलेजिएट जो स्टूडेंट होते हैं, उनको ये जो दैनिक डायरी है उसका कार्य नहीं करना है, लेकिन जो ग्रुप प्रोजेक्ट है उस पर तो उनको कार्य करना है और ग्रुप प्रोजेक्ट की फाइल बनानी है। और जो भी उनका परीक्षा केंद्र है वहाँ पे उस फाइल को यानी ऑफलाइन हार्ड कॉपी के रूप में जो भी उसकी नियत तिथि है वहाँ उस डेट तक उसको जमा कराना होगा। यदि हम व्यक्तिगत गतिविधियों की बात करें तो विद्यार्थी व्यक्तिगत गतिविधियों में क्या क्या कर सकते हैं। तो व्यक्तिगत गतिविधियों में विद्यार्थी क्या क्या कर सकते हैं, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया या कोई भी सार्वजनिक स्थान हो गया या कोई ऑफिस हो गया, तो वहाँ पे बिजली है या कोई पंखे चल रहे हैं या फिर कोई दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चल रहे हैं और उनका कोई यूज़ नहीं हो रहा है तो उनको बंद करना भी व्यक्तिगत गतिविधि में माना जाएगा। और क्या कर सकते हैं, जैसे स्कूल कॉलेज या कोई सार्वजनिक स्थान है या कोई ऑफिस है, वहाँ पे कोई नल बह रहा है, नल में से पानी बह रहा है और वो व्यर्थ में बह रहा है, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा, तो उसको बंद करना भी हो सकता है।
और क्या कर सकते हैं, जैसे कोई रिहायशी स्थान है या कोई सार्वजनिक स्थान है, वहाँ पे लोग बाग कोई प्लास्टिक के कचरों को जला रहे हैं या कोई टायरों को जला रहे हैं, तो उनको वो मना कर सकता है, उनको समझा सकता है कि इस कचरे को जलाने से या प्लास्टिक को जलाने से जो है पर्यावरण प्रदूषण होता है, तो वो भी एक अच्छे कार्य में काउंट किया जाएगा, वो भी व्यक्तिगत गतिविधियों में माना जाएगा। और जैसे कर सकते हैं, वृद्धजनों की मदद कर सकते हैं, कोई कमज़ोर व्यक्ति है, महिला है या कोई वृद्धजन है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, तो उसको घर हो या कोई बस हो या कोई सार्वजनिक स्थान हो, तो उसको बैठने की जगह के लिए आप बोल दो या बैठने की जगह दो, तो वो भी अच्छे कार्यों में काउंट माना जाएगा। कोई व्यक्ति किसी जानवरों से क्रूरता कर रहा है, तो उसको भी आप रोक सकते हो, तो वो भी व्यक्तिगत गतिविधि में माना जाएगा। और आप यदि कागज़ का दुरुपयोग रोक रहे हो, जो कोरा कागज़ है उसके दोनों तरफ लिख रहे हो, तो वो भी आपकी व्यक्तिगत गतिविधि में आप लिख सकते हो, और उसको जो दैनिक डायरी है आपका, जो डेडिकेटेड रजिस्टर है उसमें, व्यक्तिगत डायरी है उसमें आप इसको मेंशन कर सकते हो। कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति है, कोई बीमार है या कोई वृद्धजन है या दोस्त है या फिर कोई आपका रिश्तेदार है, तो आप उससे मिलने जा सकते हो या उसको फ़ोन कर सकते हो। जो जैसे बीमार व्यक्ति होते हैं, वृद्धजन व्यक्ति होते हैं या कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति होते हैं, तो यदि हम उनसे हालचाल भी पूछ लेते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, तो वो भी एक आपका अच्छा कार्य होगा, एक व्यक्तिगत गतिविधि में माना जाएगा। महिलाओं से कोई छेड़छाड़ कर रहा है या महिलाओं पे कोई उत्पीड़न हो रहा है, यदि आप उसको रोकते हो तो वो भी आपकी व्यक्तिगत गतिविधि में माना जाएगा, उसको भी आप अपनी दैनिक पंजिका में अंकित कर सकते हो। पौधे लगाना भी हो सकता है, पौधों को सींचना हो सकता है, आपका कोई पड़ोसी दोस्त है, उसको हेल्प की ज़रूरत है, तो आप समय निकाल के उसकी हेल्प कर सकते हो, तो वो भी अच्छे कार्य में काउंट होगा। कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति है तो उसके साथ में आप भोजन, पानी या दवा बांट सकते हो या उसके साथ साझा कर सकते हो, अपना जो खाना है वो उसको दे सकते हो, ज़रूरतमंद व्यक्ति को पानी दे सकते हो या दवा दे सकते हो, तो वो भी आपके व्यक्तिगत गतिविधि में माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति सड़क पर कचरा फेंक रहा है, तो उसको यदि आप रोक देते हो कि भाई ये सड़क पर कचरा स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है और सड़क पर जो कचरा फेंकना एक बेकार आदत है, तो इस तरह से यदि आप उसको समझाते हो तो वो भी आपकी व्यक्तिगत गतिविधि में माना जाएगा। और सभी व्यक्तियों से, और विशेषकर जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनसे यदि आप पोलाइटली, विनम्रता से यदि आप बात करते हो, तो वो भी आपकी व्यक्तिगत गतिविधि में माना जाएगा। अब शब्दों के माध्यम से, यानी आप किसी से बात कर रहे हो तो शब्दों के माध्यम से, या फिर कोई इशारा यदि आप किसी की तरफ कर रहे हो, तो चाहे वो शब्द हों चाहे इशारे हों, उनके द्वारा आपको महिलाओं की और लड़कियों की जो है इज्जत करनी है, उनका सम्मान करना है, तो वो भी आपकी अच्छे कार्यों में माना जाएगा। बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके सामने आप अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करोगे, तो वो भी आपकी व्यक्तिगत गतिविधियों में माना जाएगा। किसी का खोया हुआ पर्स है, वॉलेट है या फिर कोई दस्तावेज यदि किसी का गुम हो गया है, तो उसको यदि आप उसको लौटाते हो तो उसको जो खुशी मिलती है, तो वो भी बहुत अच्छा कार्य है, वो भी व्यक्तिगत गतिविधि में माना जाएगा। आप कहीं लिफ्ट में जा रहे हो या किसी कतार में खड़े हो और कोई नीडी व्यक्ति आ जाए, कोई वृद्ध व्यक्ति आ जाए, कोई महिला आ जाए, कोई बच्चा आ जाए, तो आप लिफ्ट में उसको जगह दो, अपनी जगह खुद हट के, और उसको जगह दो, या फिर लाइन में से खुद हट के उनको जगह दो, तो वो भी आपकी अच्छी एक्टिविटी में माना जाएगा। आप जो म्यूजिक सुनते हो तो उसको यदि आप एक मॉडरेट लेवल पे यदि सुनते हो, एक धीमी गति में यदि आप सुनते हो, तो उससे स्टूडेंट डिस्टर्ब नहीं होंगे, कोई वृद्ध व्यक्ति है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, या यहाँ तक कि आपके जो पड़ोसी हैं वो भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, तो ये भी एक अच्छा कार्य है। तो यदि विद्यार्थी इसको भी करें तो इसको भी वो दैनिक पंजिका में अंकित कर सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप पसंद नहीं करते, तो ऐसे व्यक्तियों को यदि आप कोई उपहार देते हो तो वो भी आपकी व्यक्तिगत गतिविधि में माना जाएगा। अब कंप्यूटर संबंधी किसी को कोई समस्या आ रही है, कोई व्यक्ति कंप्यूटर पे काम कर रहा हो और वो ईमेल नहीं भेज पा रहा हो, या इंटरनेट नहीं देख पा रहा हो, या फिर कोई प्रिंट आउट नहीं निकाल पा रहा हो, यदि आप उसकी हेल्प करते हो, उसको ईमेल भेजने में हेल्प करते हो, चाहे उसको इंटरनेट देखने में हेल्प करते हो, या फिर कोई प्रिंट आउट निकालने में यदि उसकी हेल्प करते हो, तो वो भी विद्यार्थियों की व्यक्तिगत गतिविधियों में माना जाएगा। अब हम बात करते हैं समूह गतिविधियों की, जो ग्रुप प्रोजेक्ट उनको जमा करना होगा, उसकी बात करते हैं कि ग्रुप प्रोजेक्ट से क्या मतलब है। तो ग्रुप प्रोजेक्ट का मतलब है कि 8 से 10 छात्रों का एक समूह होगा जो समाज या कोई विशेष रूप से ज़रूरतमंद लोग हैं उनको लाभ पहुंचाने की योजना पर, प्रोजेक्ट पर काम करेगा। यानी 8 से 10 बच्चों का एक ग्रुप बनेगा, ठीक है। अभी जैसे कोरोना चल रहा है तो व्हाट्सएप ग्रुप भी हो सकता है, तो 8 से 10 बच्चों का एक ग्रुप बनेगा जो समाज है या कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति है
तो उनको वो कोई लाभ पहुंचाने की परियोजना पर कार्य करेगा। मेंटर जो है वो एक ग्रुप बनाएंगे 8 से 10 बच्चों का, और वो सारे के सारे मिलकर कोई एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, कोई गांव को अडोप्ट कर लेंगे। तो वहाँ पे जा कर के वो जो विशेष ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सहायता करेंगे, या कोई भी लाभ पहुँचाने वाली एक्टिविटी करेंगे, कोई प्रोजेक्ट के तौर पे काम करेंगे, तो वो समूह गतिविधि में माना जाएगा। अब कितने प्रोजेक्ट करने हैं छात्रों को? तो प्रोजेक्ट करने के लिए यदि कहीं पे किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कोर्स में सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है, यदि सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है तो प्रति सेमेस्टर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे काम करना होगा। प्रति सेमेस्टर एक समूह सामुदायिक सेवा परियोजना पर काम करना होगा, यानी एक सेमेस्टर में उनको एक प्रोजेक्ट पूरा करना होगा। और यदि कहीं पे वार्षिक योजना, वार्षिक पद्धति का यदि कोई सिलेबस है, कोई एनुअल सिस्टम है, तो वहाँ पे प्रतिवर्ष एक प्रोजेक्ट पे काम करना होगा, यानी सत्र के अंत में उसको एक रिपोर्ट कंप्लीट करके जमा करवानी होगी। अब जैसा कि हमने बताया सेमेस्टर में प्रति सेमेस्टर एक, यानी साल के 2 प्रोजेक्ट, और यदि वार्षिक परियोजना है तो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करनी होगी। तो प्रोजेक्ट जो है वो इस तरीके से होने चाहिए, यदि सेमेस्टर सिस्टम है तो इस तरह का प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है जो कम से कम 6 महीने चले। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि 2-4 दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और आपने जमा करा दिया, नहीं। तो ऐसा प्रोजेक्ट हो सेमेस्टर में जो कम से कम 6 महीने तक चले। ठीक है, और यदि वार्षिक पद्धति का कोई सिलेबस है, यहाँ जहाँ पे एनुअल सिस्टम यदि है, तो वहाँ पे इस तरह का प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है जो कम से कम एक सत्र के लिए चले, कम से कम एक सत्र तक वो चलना चाहिए। अब जो ग्रुप का जो मेंटर होगा वो कोई भी कॉलोनी, क्षेत्र या संस्था को अडॉप्ट करके, उसको अपना करके विद्यार्थियों का जो समूह है उनको अलग अलग मुद्दे, जैसे हो सकता है साक्षरता हो जाए, स्वच्छता हो जाए, स्वास्थ्य हो जाए, वृक्षारोपण हो जाए, उनके लिए वो मार्गदर्शन दे सकते हैं। अब जैसे 8 से 10 बच्चों का हमने एक ग्रुप बनाया, तो बहुत सारे, अब जगह नहीं मिल रही हमें कि भाई हम कहाँ किस एरिया को अडॉप्ट करें, तो जो बहुत सारे ग्रुप हैं, ठीक है, वो एक स्थान को अडॉप्ट करके एक ही जगह पे वो काम कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो भी वो कार्य कर रहे हैं वो अलग अलग लोगों के बेनिफिट के लिए हों, यानी उससे अलग अलग लोग लाभान्वित होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक ही जगह बहुत सारे ग्रुप काम कर रहे हैं और कुछ एक लोगों को ही लाभ पहुंच रहा है, तो वो काउंट नहीं किया जाएगा। एक जगह पे बहुत सारे ग्रुप काम कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन सिर्फ यही है कि उससे बहुत सारे लोगों को लाभ होना चाहिए। तो अब ग्रुप प्रोजेक्ट की जैसे हमने बात की, तो ग्रुप प्रोजेक्ट में या ग्रुप एक्टिविटी में कौन कौन सी गतिविधियां विद्यार्थी परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे कर सकते हैं बिजली पानी के संरक्षण के हेतु कोई एक एरिया ले लिया, कोई ऑफिस ले लिया, कोई कॉलोनी ले ली, तो वहाँ पे मतलब बिजली बचाने के और पानी बचाने के कोई नारों के द्वारा या पोस्टर के द्वारा जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रम या अभियान वो चला सकते हैं। यानी कोई क्षेत्र ले लिया, कोई कॉलोनी ले ली, कोई ऑफिस ले लिया, और वहाँ पे लोगों को जागरूक कर सकता है कि बिजली और पानी का हमें संरक्षण करना है। तो इस तरह का कोई प्रोजेक्ट पे वो काम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, जैसे कोई आपने क्षेत्र, कॉलोनी या कार्यालय अपना लिया और वहाँ पे कचरे का डिस्पोजल कैसे करना है, कचरे का निस्तारण कैसे करना है, इसके लिए लोगों को प्रशिक्षित हम कर सकते हैं। इस तरह का कोई प्रोजेक्ट हम अपना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, जैसे कोई घायल जानवर हो गया, कोई बीमार गाय हो गया, कोई घायल गाय होगी, तो इस तरह के घायल जानवरों की देखभाल करने की योजना भी हम बना सकते हैं। और कौन कौन से प्रोजेक्ट अपना सकते हैं, जैसे पानी हो गया, बिजली होगी, या जो कचरे का डिस्पोजल हो गया, निस्तारण हो गया, सड़कों या प्रदूषण के कुछ मुद्दे हैं, तो उनको सुधारने के लिए भी हम कोई क्षेत्र या कॉलोनी को अपना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, जैसे हम कोई बुक बैंक बना लें, कोई भोजन का बैंक बना लें, कपड़ों का बैंक बना लें, या कोई मोबाइल या कोई दूसरे उपकरणों का बैंक बना लें, और उससे जो लोगों को अनुपयोगी चीज़ें हैं लोगों की, उनसे वो लोग चीज़ें इकट्ठा करके ज़रूरतमंदों में हम वितरित करने का काम भी कर सकते हैं। यदि अनाधिकृत रूप से कहीं पेड़ों की कटाई हो रही है तो उसकी निगरानी करके उसको रोक सकते हैं, उससे संबंधित योजनाओं पर भी हम कार्य कर सकते हैं। और जैसे वृक्षारोपण या फिर वनीकरण कार्यक्रमों से जुड़ सकते हैं हम।
और क्या कर सकते हैं, जैसे आपके कोई स्थानीय विरासत स्थल है या कोई पर्यटन स्थल है तो उसका जीर्णोद्धार कर सकते हैं, या जो पर्यटन मानचित्र है उन पे हम उनका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अब लोकल कोई विरासत स्थल है, वहाँ लोगों को जानकारी नहीं है, तो जो मानचित्र है उस पर हम उसको बढ़ा चढ़ा के दिखा सकते हैं ताकि पर्यटक वहाँ पे घूमने आए। तो इस तरह की योजना पर भी हम कार्य कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, आपका जो भी लोकल हॉस्पिटल है उससे आप समन्वय करके, टाई अप कर करके जो गरीब इलाके हैं, गरीब इलाके के जो बच्चे हैं या महिलाएं हैं, उनके लिए आप मेडिकल कैंप यानी चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति ड्रग लेता है या अल्कोहल लेता है, शराब पीता है, तो इनकी नशा मुक्ति के लिए कोई सहायता समूह बना करके लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। जैसे और क्या कर सकते हैं, जैसे कोई किशोर जेल है या कोई नारीशालाएं हैं, वहाँ पे हम व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। जो एडल्ट होते हैं जो जेलों में बंद हो जाते हैं या जो महिलाएं जेलों में बंद हैं, तो उनको हम इस तरह के कौशल सिखा सकते हैं कि जब कभी भी वो जेल से बाहर आए तो अपनी आजीविका उपार्जन कर सके वो। और क्या कर सकते हैं, जैसे आपके घर में कोई श्रमिक है या घर में जो काम करने वाले लोग हैं, तो उनको हम छोटे पैमाने पर छोटे छोटे लोन देने के लिए हम सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी सहकारी या कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, सहकारी समितियों का जो है गठन कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे और क्या कर सकते हैं, जैसे महिलाओं, बच्चों और वृद्धों पर यदि उत्पीड़न हो रहा है तो उसकी निगरानी कर उसका समाधान करने की योजना पर हम कार्य कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, जैसे बुनाई, रंगाई, मांडना, लोकगीत हो गया, या फिर आपकी कोई पांडुलिपि है, मतलब जो भी आपकी लोकल आर्ट्स हैं उनको मतलब पुनर्स्थापित करना है और उनका प्रचार प्रसार करने के लिए समूह का गठन किया जा सकता है। कि मीन्स हमारी जो लोकल आर्ट है जो विलुप्त होने की कगार पर है, तो हमें उनको और बढ़ावा देना है और उनको लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करना है। चाहे वो बुनाई का काम हो, कोई रंगाई का काम हो, कोई मांडने का हो, कोई लोकगीत हो, या कोई पांडुलिपि भी हो सकती है। और क्या कर सकते हैं, जैसे सामूहिक योग का, ध्यान का, जैसे कोई आयु का या कोई लिंग विशेष का प्रशिक्षण कार्यक्रम लगा सकते हैं। मीन्स जैसे महिलाओं का लगा लिया, बच्चों का लगा लिया, वृद्धों का लगा लिया, कोई सामूहिक योग का कैंप लगा सकते हैं, ध्यान का कैंप लगा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, जैसे बावड़ियाँ होगी या कुएं हो गए या फिर जो भी दूसरे जल स्रोत हैं उनके जीर्णोद्धार का काम भी हम कर सकते हैं। और वर्षा जल हो गया या फिर सौर ऊर्जा की बचत है, उसके लिए भी लोगों को तकनीकी की जानकारी दे सकते हैं कि भाई सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे करना है, वर्षा का जल कैसे बचाना है। तो उनकी तकनीकी समझ करके हम एक इस तरह का ग्रुप बना के काम करें कि लोगों को उसकी तकनीकी समझाएं ताकि वो वर्षा जल बचा सके और सौर ऊर्जा का संचयन कर सके। और क्या कर सकते हैं, जैसे स्थानीय लोग हैं तो वो सार्वजनिक पार्कों में जाएंगे या सार्वजनिक उद्यानों में जाएंगे, तो उनके लिए उन सार्वजनिक पार्कों का या उद्यानों का रख रखाव कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो गया या एप्स के बारे में युवाओं को प्रशिक्षित कर सकते हैं कि भाई ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है और ये कंप्यूटर्स की एप्स हैं, तो उनको जो युवा लोग हैं उनको हम प्रशिक्षण दे सकते हैं। और अपने इलाकों में जैसे बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए और सशक्तिकरण के लिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसी जो अन्य सरकारी योजनाएं हैं उनमें हम हिस्सेदारी कर सकते हैं, भागीदारी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, जैसे स्थानीय संसाधन है, स्थानीय संसाधन जो भी उपलब्ध संसाधन है लोगों के पास में, तो उनसे हम एक सरल और नई तकनीक विकसित कर सकते हैं। कोई गरीब व्यक्ति है या कोई किसान है तो उसके पास जो भी उपलब्ध संसाधन है उसके द्वारा नई तकनीक का विकास करके और उनकी जो समय की बचत है या उनका जो श्रम की बचत हम करके उनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव भी हम डाल सकते हैं। तो ये सारी समूह गतिविधियां हैं जिन प्रोजेक्ट पर विद्यार्थियों को काम करना है। अब कॉलेज और महाविद्यालय स्तर पर स्टाफ के द्वारा कौन कौन सी गतिविधियां की जानी है। तो सबसे पहले एक फैकल्टी मेंबर को, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको मेंटर के तौर पर कार्य करना होगा, यानी कि वो उनको एक मेंटर बना दिया जाएगा, उनको कुछ विद्यार्थी बांट दिए जाएंगे कि भाई इतने विद्यार्थियों का मेंटर आप रहोगे। तो उन मेंटर का काम क्या होगा कि वो ग्रुप बनाएंगे, चाहे हो सकता है व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हो अभी कोरोना की वजह से, तो वो ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप में किस प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो प्रोजेक्ट का जो टॉपिक है वो देगा। ठीक है। अब जो विद्यार्थी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उनका मूल्यांकन करना भी होगा। तो उनका मूल्यांकन करने के लिए महाविद्यालय या विश्वविद्यालय स्तर पर एक प्रोजेक्ट असेसमेंट कमेटी PAC, जिसके अंदर मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए, उसका गठन किया जाएगा। मेंटर बना दिया और उसकी निगरानी करने के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए हमने एक PAC यानी प्रोजेक्ट असेसमेंट कमेटी का गठन कर दिया।
ठीक है। और आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार कोई भी सीनियर फैकल्टी मेंबर है, ठीक है, उसको नोडल ऑफिसर के तौर पे अपॉइंट किया जाएगा। और जो भी वो आनंदम का जो नोडल ऑफिसर होगा उसको जो ज़रूरत है, जो मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, वो उसको उपलब्ध करवानी होगी। अब काम क्या होगा उसका आगे, कोई स्पेशल अचीवमेंट है या कोई स्पेशल एक्टिविटी है या जो भी प्रोजेक्ट है वो सॉफ्ट कॉपी में, ये ध्यान रखना है कि हार्ड कॉपी में नहीं, सॉफ्ट कॉपी में जो भी एचओडी है या कोर्स का जो कोऑर्डिनेटर है वो सॉफ्ट कॉपी में कोई स्पेशल अचीवमेंट हो गया, एक्टिविटी या प्रोजेक्ट हो गया, उसको नोडल ऑफिसर को सबमिट करवाएगा, ताकि जो नोडल ऑफिसर है उसको मंथली जो रिपोर्ट है उसको वो सॉफ्ट कॉपी में हायर एजुकेशन जयपुर को सबमिट कर सके। और यदि सेमेस्टर का एंड हो रहा है तो उसके बाद में जो इवेल्युएटेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, जो मूल्यांकित प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है जिसका मूल्यांकन हो चुका होता है, और उसके साथ जो भी अवार्ड दिया गया, ठीक है, तो वो दोनों सॉफ्ट और हार्ड कॉपी में एचओडी या फिर जो कोर्स का कोऑर्डिनेटर है वो नोडल ऑफिसर को देगा, सेमेस्टर के एंड में देगा मूल्यांकित प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और उसका अवार्ड क्या है उसको एचओडी और कोर्स कोऑर्डिनेटर के द्वारा नोडल ऑफिसर को दिया जाएगा, ताकि जो नोडल ऑफिसर है वो अपनी फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को हायर एजुकेशन को प्रेषित कर सके। और जो सत्र का अंत होगा उसमें जो भी चयनित छात्र हैं या मेंटर्स हैं या प्राचार्य हैं उनको उल्लेखनीय सामाजिक कार्य के लिए प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। साथियों, अब हम बात करते हैं आनंदम दिवस की। आनंदम दिवस क्या है? तो आनंदम दिवस वह दिन है जो हर महीने के अंतिम सप्ताह में मनाया जाएगा, ठीक है। इस दिन जो जितने भी स्टूडेंट के जो ग्रुप हैं जो अपनी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो जो प्रोजेक्ट की प्रगति है उनको वो पोस्टरों के माध्यम से वो प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। जिस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे हैं तो वो उसकी प्रोग्रेस क्या है उस आनंदम दिवस पे पोस्टरों के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। और जो जॉय ऑफ गिविंग है, यानी देने और साझा करने की जो खुशी है, उसका क्या अनुभव हुआ, यानी जो भी उन्होंने अच्छा काम किया था उससे उनको क्या खुशी मिली, तो वो सारे के सारे अनुभव जो है वो आनंदम दिवस पर वो शेयर करेंगे। अब हम यदि मूल्यांकन की बात करें कि आनंदम का मूल्यांकन जो है किस आधार पे किया जाना है, तो जैसा कि हमने बताया कि सेमेस्टर सिस्टम यदि कहीं चल रहा है तो वहाँ पे हमें एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करानी होगी, और यदि कहीं एनुअल सिस्टम चल रहा है तो वहाँ पे पूरे साल में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करानी होगी। यानी सेमेस्टर सिस्टम वालों को पूरे साल में 2 प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करानी होगी, जबकि एनुअल सिस्टम वालों को पूरे साल में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करानी होगी। तो जहाँ सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है वहाँ पे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट का 50 नंबर है, और जहाँ पे एनुअल सिस्टम चल रहा है वहाँ पे एक प्रोजेक्ट के 100 नंबर हैं। तो 50 नंबर और 100 नंबर किस आधार पर डिवाइड किए गए हैं? जो मेंटर को, जो भी विद्यार्थी अच्छा काम करता है वो अपनी एक दैनिक डायरी में, जैसा हमने बताया था, एक दैनिक डायरी या कोई डेडिकेटेड रजिस्टर या कोई पर्सनल डायरी है उसमें नोट करता है, तो उस डायरी के, यानी मेंटर को वो डायरी जब ला के देगा, जमा करेगा, तो यदि सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है तो 5 नंबर मिलेंगे, यदि एनुअल सिस्टम चल रहा है तो उस डायरी के 10 नंबर दिए जाएंगे विद्यार्थी को। जो भी प्रोजेक्ट है उसकी जो रूपरेखा है उसके लिए सेमेस्टर सिस्टम वाले को 10 नंबर और वार्षिक योजना वाले को 20 नंबर दिए जाएंगे। जैसा कि हमने बताया कि महीने का जो अंतिम सप्ताह है जिसमें आनंदम दिवस मनाया जाएगा, तो उस दिन यदि छात्र उपस्थित रहता है और अपनी भागीदारी करता है, तो यदि सेमेस्टर सिस्टम यदि कहीं चल रहा है तो वहाँ पे उसको 10 नंबर दिए जाएंगे, और यदि वार्षिक पद्धति चल रही है तो वहाँ पे 20 नंबर दिए जाएंगे। अब जो भी प्रोजेक्ट पे उसने कार्य किया तो उसकी जो रिपोर्ट यदि उसने बनाई है, यदि वो रिपोर्ट वो जमा करेगा तो सेमेस्टर सिस्टम में उसको 25 नंबर तक दिए जाएंगे, और जबकि वार्षिक पद्धति का सिस्टम यदि कहीं है तो उसको 50 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। अब जैसा हमने बताया कि एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के 50 अंक हैं, तो वो किस आधार पे हैं? तो यदि छात्र ने जो भी प्रोजेक्ट अपनाया है तो उसमें जो भी एक्टिविटी की है उसकी वीडियो यदि उसके पास है तो उसके 10 नंबर माने जाएंगे। यदि छात्र जो सामाजिक गतिविधियां हैं उनमें उनका क्या योगदान था और सहभागिता कितनी रही तो उसमें उसके 10 नंबर माने जाएंगे। और जो भी समस्याएं उनके सामने आई तो उनका कैसे उन्होंने सॉल्यूशन किया, कैसे जो चुनौतीपूर्ण मसले थे उन पर उन्होंने कार्य किया, या उनकी जो क्रिएटिविटी यदि जो दिखाई दी है तो उसके 30 नंबर माने जाएंगे। तो 30, 10, 10 करके 50 नंबरों की ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी। साथियों, ये था आनंदम से जुड़ी हुई समस्त जानकारियाँ।
साथियों, आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आनंदम से जुड़े हुए आपके सभी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट जरूर करके बताएं और अपने सभी दोस्तों और साथियों को इसको शेयर करें ताकि सभी को इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।